अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मुर्तज़ा डार साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, सोहेल भट्टी साहब, जबकि जनरल रिटायर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब भी आज हमारे पैनल का हिस्सा होंगे। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले आज जो बात होगी, मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो कि बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम की जा चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 15 रुकनी लार्जर बेंच की ऑन कैमरा समात है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से आज हम सवाल ये रखेंगे कि क्या सुमोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए या नहीं। मुर्तज़ा, देखिए जी, ये एक बड़ी लंबी बहस और इसके हवाले से बहुत सारी जो है वो रिमार्क्स पहले पास हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो बड़ा अनयूजुअल है। चीफ जस्टिस जो मुल्क के नए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और आज जो उनका पहला वर्किंग डे था, उस पहले वर्किंग डे पे ही उन्होंने जिस केस को रखा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस था, जिस पर उन्होंने फुल बेंच बनाया। इसका ऐलान उन्होंने बड़ी देर पहले किया था। लेकिन सवाल मेरा आज भी कंसर्न एक आता है ना इंसान के जहन में, तो आज भी आता है कि जी पहला केस क्यों, वाई दिस इज़ द प्रायोरिटी नंबर 1। जबकि मैं या बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी नए चीफ जस्टिस आए, जिस किस्म की उनकी साख है, जिस किस्म का वो स्टैचर कैरी करते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे कामों के ऊपर काम जो है वो करेंगे। कई हज़ार केसेस जिसका जिक्र उन्होंने आज भी रिमार्क के अंदर दिया, बहुत सारी हमारी कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, लोअर से लेके हायर से लेके सुप्रीम तक के अंदर जो है गालबन 56 के 57,000 से ज़्यादा, लगभग 60,000 के करीब उन्होंने बताया कि जी काउंट है इसका। तो आज भी जब आपने ये बेंच फॉर्म किया तो तकरीबन 150 से ज़ायद केसेस आज नहीं उनके ऊपर सुनवाई हो सकी, क्योंकि तमाम जजेस तकरीबन सारा दिन इसके अंदर बैठे थे। बहुत सारे लोग इस्लामाबाद तक के अंदर ज़ाहिर ट्रैवल करके किस किस शहर से अंदर आए, किस किस शहर से आए होंगे और ना जाने कितने जतन उन्होंने उठाए होंगे। लेकिन आज उनको जो है सुनने को ये मिला कि ज़ाहिर है कि आज एक लार्जर बेंच या एक फुल बेंच है जिसकी समाअत जारी है। तो मेरे लिए एक कंसर्निंग चीज़ थी। बहरहाल अब आपका जो सवाल है सुमोटो के हवाले से, देखें फंडामेंटल राइट से लेके सुमोटो का नाजायज़ इस्तेमाल से लेके चीफ जस्टिस साहब ने आज जिक्र जो है वो रेकॉर्डिंग का भी किया। उन्होंने कहा जी कि देखें पहले एक मरतबा एक चीफ जस्टिस ने एक सुमोटो लिया था और उसका रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान की अवाम ने भुगता, $6 अरब पाकिस्तान को जो उसका पे करना पड़ा। ऐसी बहुत सारी मिसालें कोट की गई। लेकिन सवाल आज भी ये है, या एक बुनियादी इंसान के जहन में चीज़ आती है कि टीम लीडर का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में हर जगह, वो क्रिकेट टीम से लेके, हॉकी टीम से लेके, वो पुलिस से लेके, वो मिलिट्री से लेके, वो हर शोबे के अंदर है। एक टीम लीडर हमेशा, और एक टीम लीडर का डिसीजन हमेशा इंटैक्ट होता है। आप कमेटीज़ बनाते हैं, आप मुशावरत कर लेते हैं, लेकिन आप बाइंडिंग नहीं लगते देखते। चीफ सिलेक्टर तक भी हम देखते हैं कि जी वो क्रिकेट टीम्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसी प्रेसिडेंट मेरा नहीं ख्याल, ये मेरे में नहीं है कि कभी मैंने कहीं देखा हो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऐसा रहा हो। चीफ जस्टिस इस चीफ जस्टिस, ये उसका प्रोगेटिव है कि वो ऐसा डिसीजन ले अगर उसको लगता है। जिस तरह आज उन्होंने मिसाल दी कि जी अगर मिसाल के तौर पे आज जब वो रिमार्क्स दे रहे थे टॉनी साहब, वो कह रहे थे जी मिसाल के तौर पे अगर हम 10 साल चीफ जस्टिस जो है वो केस ही नहीं लगने देता, उसके बारे में सुनता ही नहीं है बात, तो फिर तो मेरे जहन में फौरी तौर पे चीज़ है कि अगर वो 10 साल ऐसा नहीं करते तब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। भाई चीफ जस्टिस ने जिस चीज़ का हल्फ लिया है वो उसके मुनाफी काम क्यों करेगा? फिर तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारी गुत्थियाँ जो है वो उलझती हमें दिखाई देती हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं उनके लिए सुमोटो का इख्तियार उसी तरह ही होना चाहिए, उनको पावर उसी तरह मिलनी चाहिए जिस तरह किसी भी टीम के लीड को मिलती है, ना कि उसके लिए एक बेंच फॉर्म करके या कमेटी बना के उससे उस फैसले को मशरूत कर देना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, जनरल साहब आप ही की जानिब आ जाती हूँ, आपसे मैं पूछ लेती हूँ। आज जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, वो ये भी सामने आए कि वो ऐसे इख्तियारात बेसिकली चाहते ही नहीं हैं जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो। आप क्या समझते हैं कि क्या सुमोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए? देखिए, इससे भी बड़ा सवाल है ये, सुमोटो पे आके हम क्यों फंस के बैठ गए हैं? क्या हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस हैं उनको पता नहीं है कि हमारे निज़ाम अदल पे लोगों का एतमाद किस तेजी से नीचे आया है? हाँ जी। और इस एतमाद को बहाल करने के लिए जो कार्रवाइयाँ, जो काम चाहिए, क्या वो इस करने के अहल हैं कि कर सकें ये सारे लोग मिलकर? बड़ा सवाल, मेरे लिए बड़ा सवाल ये है। सुमोटो एक सिर्फ छोटा सा सवाल है, उससे एक खास इंटरेस्ट के ऊपर आके फंस के रह गए हैं इस पे। ये सुमोटो तो उस वक्त तकलीफ हुई जब एक खास किस जमात को मसले बने, उससे पहले सुमोटो केस लिया गया, उसी जमात को फायदा हुआ, तो कोई इसमें बात नहीं की उसके बाद। तो ये एक सियासी मसला है, मोर देन द जुडिशियल इशू। मसला सियासी है ये। देखिए, सुमोटो के लिए, इख्तियारात के लिए आप एक केस को उठा लेते हैं कि ये ठीक है, इस केस को पब्लिक इंटरेस्ट में है, हम इसको सुनेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं पब्लिक इंटरेस्ट के जो नहीं जा सकते। अब जो बात हो रही थी रिकॉर्डिंग की, वो सुमोटो का मसला नहीं था। मसला ये था उस वक्त के जो मोहतरम चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मिलकर बैठ के अपने साथ जो साथी जजेस थे उन्होंने मिलकर फैसले क्या किया
सुओ मोटो का कसूर नहीं है इसमें उस फैसले का कसूर है जो उसको किया गया, और उस फैसले को रिव्यू कराने के लिए क्या काम किया गया? कुछ नहीं किया गया। तो मसला कुछ और है, बात हम कुछ और कर रहे हैं। एक चीफ जस्टिस को, जिस तरह मुर्तज़ा भी कह रहे थे, वो द टीम लीडर, उन्हें लीड करना है टीम को। जब वो एक जजमेंट के लिए बैठते हैं मिलके, जब तब फैसले वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं। चीफ जस्टिस के तौर पे उनका कोई फैसला बाकी जजेस पे बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन ये है कि एक टीम लीडर तो होगा ना, कोई टीम तो चलाएगा ना कोई। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि हमारे जो निज़ाम अदल है, इसको अभी तक एहसास नहीं है कि लोअर जुडिशरी से लेकर टॉप मोस्ट जुडिशरी तक लोगों का एतमाद किस तेजी से नीचे आया है। उस एतमाद को बहाल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जो हजारों लाखों लोग डेली के हिसाब से अदालतों में फार होते हैं, उनके साथ जो कुछ हशर होता है, जो मुकदमात जिस तरीके से बनते हैं, जो उनके साथ किया जाता है, जैसे सियासी असर रसूख और जो एडमिनिस्ट्रेटिव असर रसूख से इस्तेमाल करके जैसा एक आम आदमी जो चीज़ का डील किया जा रहा है, उसके साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? सुओ मोटो में आके फंस के बैठ गए। ये तो सियासी मसला है, ये जुडिशियल मसला है ही नहीं है इसके। लेकिन सबसे पहला दिन और सबसे इम्पॉर्टेंट केस, फ़हीम आपकी जानिब आ जाती हूँ। अब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब तो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो जुडिशरी से ज़्यादा इस वक्त सियासी एक पॉलिटिकल मसला दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे चीफ काजी फ़ाइज़ साहब भी, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अभी 57,000 केसेस हैं जिनका फ़ैसला पेंडिंग है और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे? सना, वो अदालती ज़ुबान में कहा जाता है नॉट बिफोर मी, तो मुझे तो खैर फ़ाइज़ साहब पे शायद बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनका एक मोतक़िद हूँ और उनके फ़ैसलों के ऊपर जो है मैंने हमेशा उन्हें सराहा है। ख़ास तौर पे जो 2015 का फैज़ाबाद धरना केस था, उसका जजमेंट जो है आप देख लीजिए क्या आउटस्टैंडिंग जजमेंट है। लेकिन फिर भी चलें बात करते हैं। सबसे पहले मैं मुर्तज़ा डार साहब की एक बात की तस्दीक करना चाहूँगा। मुर्तज़ा डार साहब फरमा रहे थे कि पहला ही केस ये क्यों, तो उसकी वजह यह है कि अप्रैल में काजी फ़ाइज़ साहब खुद ये ऑर्डर कर चुके थे कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला केस का फैसला नहीं हो जाता, वो किसी केस की समाअत नहीं करेंगे। तो ये उनकी मजबूरी थी कि वो अपने ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने जो है वो मजबूरन जो है उन्हें आज ये केस जो है वो रखना पड़ा। और मैं कहता हूँ कि पहली ही बॉल से उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा खेला है आज, और बहुत अच्छी तरह से वो लेके चले हैं। उन्होंने आज पूरे पाकिस्तान को ये बता दिया कि वो अपने इख्तियारात के हवाले से कोई फिक्रमंद नहीं है। उन्हें जिस तरह से दरख्वास्त गुजारों के वकला से जिस तरह की उनकी गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने उनसे यही पूछा कि मुझे ये बताइए कि मफाद आम्मा का मसला कहाँ है। आप जो 184(3) को लेकर आ गए हैं, इसमें मफाद आम्मा का मसला कहाँ है? आपके कौन से राइट्स जो हैं वो इससे डिस्टर्ब हुए हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये दरखास्तें लेकर आ गए हैं? और जो सवालात उन्होंने और दीगर जजेस ने उठाए वो बहुत इंपॉर्टेंट सवालात थे। अब एक बात कहना ये चाहता हूँ कि जो अभी आप अज़गुत नोटिस की बात कर रही हैं, अज़गुत नोटिस के ऊपर जो है अभी गुजरे ना 3 दिन पहले एक हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने भी तो लिए थे ना अज़गुत नोटिस। लेकिन जरा मैं उनका एक छोटी सी अगर आपसे कहानी शेयर कर दूं, बहुत छोटी सी, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, नहीं टाइम है फ़हीम, आप रिलैक्स होकर बताइए। जिया साहब के दौर में एक केस हुआ फारूक बंदियाल साहब का। फारूक बंदियाल साहब कुछ अर्से पहले जो इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। फारूक बंदियाल साहब हैं कौन? फारूक बंदियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जिया दौर के अंदर अदाकारा शबनम को उनके शौहर और उनके बेटे के सामने जो है इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। और ये जब गिरफ्तार हो गए उसके बाद हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं, आज़ादी सहाफ़त के हम उन्हें हीरो भी कहते हैं, जिया दौर में उन्होंने कोड़े खाए, लाहौर के ये खबर नईम हाशमी साहब, वो भी जेल में थे जिस वक्त ये मुलजिमान गिरफ्तार हुए, और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वहाँ पे फातेह शबनम कहा जाता था। ये इतने ढीठ किस्म के लोग थे। इन लोगों को जो है बाकायदा तौर पर सजाए मौत हुई थी। जिया साहब जिन्होंने भुट्टो साहब की ये फांसी की सज़ा पर ये रहम की अपील ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि जनाब ये जो इस्लाम का निज़ाम अदल है उसके ख़िलाफ़ है, उन्होंने इन मुलजिमान की जो है सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील जो है वो मंजूर करते हुए उन्होंने उम्र कैद में बदल दिया था। ये जो फारूक बंदियाल साहब थे, इनके जो वालिद साहब थे वो कौन थे? वो F.K. बंदियाल, फतेह खान बंदियाल साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे, और ये वो सेक्रेटरी दाखिला थे जिन्होंने सारे केस को मैनेज किया था, और मैनेज कर इस हद तक किया था कि अदाकारा शबनम जो है वो इस वाक़े के बाद बांग्लादेश जाना चाहती थी, उन्हें एनओसी तक नहीं दी गई थी। और ये जो हमारे अभी चीफ जस्टिस साहब गए उमर अता बंदियाल, ये फारूक बंदियाल के फर्स्ट कज़न हैं, और F.K. बंदियाल साहब जो हैं उनके मामू हैं।
इस खुद नोटिस केस ले रहे थे ना, इस खुद नोटिस लेते ना इस केस का नोटिस के कैसे उस शख्स की सजा जो है वो उम्र कैद में बदली गई, कैसे वो उम्र कैद की सजा के चंद दिन के बाद ही जो है मुल्क से बाहर आ गया। ये सब चीजें इस मुल्क में हुई हैं, ये इस मुल्क की अदलिया की तारीख है। इस मुल्क की तारीख को लिखने वाले अगर जजेस जो हैं आज अपने पुराने फैसलों के ऊपर नादिम नजर आए तो ये अच्छी बात है। फाइज ईसा ने कहा आज कि जनाब आपका जो है वो गलती हुई है अदालत से जुल्फकार भुट्टो केस में, रिकॉर्डिंग केस में गलती हुई है। जब उनकी एक मौके पर निशानदेही करने की कोशिश की गई कि आपने जो है फला केस भी जो आपने किया था उसका ऑर्डर तो आपका ही है फुल कोर्ट के हवाले से, तो उन्होंने कहा गलतियां हमसे ही होती हैं। तो गलतियां होती हैं, लेकिन आज अगर वो गलतियों को सुधारने के लिए बैठे हैं तो वो बहुत अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने जिस तरह से अपने साथी जजेस को मिलाया है वो बहुत अच्छा इकदाम था। कल जब इन्होंने जब हलफ उठाया है तो हलफ के बाद जब साथी जजेस से वहाँ पर साथियों ने बात की तो एक जुमला एक से ज़ायद जजेस ने कहा कि अब हमें इस बात का यकीन है कि साथी जजेस से मुशावरत की जाएगी। और आप आज देख लीजिए जिस वक्त जो है वो अपना ऑर्डर लिखवा रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने अपने साथी जजेस से मुशावरत की है और हम कमेटी बनाकर इसके ऊपर जो है आगे चलेंगे। उन्होंने किसी भी स्टेज के ऊपर ये नहीं कहा कि जी मैं चीफ जस्टिस हूँ और मेरे इख्तियारात का मसला है तो बस मैं तो आज ही केस को निपटाता हूँ और ये जो है कालदम करार देता हूँ उसे। नहीं, बहुत अच्छी तरह से केस लेकर चले हैं। अस्कुद नोटिस का मामला उनके सामने आया है, वो अभी इसके ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आज ही से निपटा रहे हैं। अस्कुद नोटिस का जहाँ तक मामला है, देखें जो आप ये कानून जो है आपने पार्लियामेंट से मंजूर किया था उसमें आपने जजेस के इख्तियारात को सिर्फ और सिर्फ आपने मुख्तसर करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसमें आपने एक चीज़ और भी की थी कि लोगों को अपीलों का हक दिया था। वो अपीलों का जो हक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काजी फाइज ईसा साहब उसके ऊपर बहुत एम्फसाइज करते हुए मुझे नजर आए कि उनका ये था कि आखिर ये कहाँ, अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा मामला। फिर उन्होंने एक और बात भी कही कि आज ये 15, बल्कि ये तो जस्टिस मुशर्रफ साहब ने कही कि आज ये 15 रुकनी बेंच अगर कोई फैसला दे देता है तो कहाँ है हमारे प्रोसीजर एक्ट में ये लिखा हुआ कि जनाब हम इसके खिलाफ अपील कौन सुनेगा। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो आज कौम के सामने आए और क्यों आए कि आज इन कैमरा ट्रायल थी। आज दुनिया ने देखा है कि अदालतों में केसेस किस तरह से चलते हैं और किस तरह से बहसें होती हैं, किस तरह से जजेस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ये देख रहा था कि जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, एक मौके पर मुनीर अख्तर साहब से उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं था जिस पर मुनीर अख्तर साहब जो बरहम भी हुए। केस अभी आगे गया है, पार्टली हर्ड हुआ है, अभी आगे चलेगा। अभी 25 सितंबर तक सबने उन सवालों के जवाब जमा कराने हैं जो जजेस ने आज उनसे किए हैं, दरख्वास्त गुजार भी हैं और दीगर भी हैं, अटॉर्नी जनरल साहब भी हैं। फिर 3 अक्टूबर को देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी 3 अक्टूबर को भी इसका फैसला आ जाएगा, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि वो इस बात का ऑर्डर कर चुके थे कि मैं जब तक कि इस केस का फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मैं कोई केस नहीं सुनूंगा, इसलिए आज उन्होंने अपना जो है आगाज इस केस से किया। ठीक है सुहेल, मुफाद आमा की भी बात की है चीफ जस्टिस साहब ने, इस पर काफ़ी जोर देते हुए दिखाई दिए हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में मुफाद आमा के लिए बहुत अच्छे फैसले होते दिखाई देंगे? और ये सवाल का जवाब भी दीजिएगा, क्या सू मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए? जिसना बहुत शुक्रिया। जो पहला आपका सवाल है मुफाद आमा के मामले के हवाले से, तो न सिर्फ मैं बल्कि पूरी कौम यकीनी तौर पर उम्मीद है कि मुफाद आमा के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मामलात को टेकअप करेगी और आवाम के मसाइल हल होंगे, जो केसेस की पेंडेंसी है वो भी कम होगी और सिर्फ अशराफिया नहीं बल्कि आम आदमी के जो केसेस हैं उन वो भी निपटेंगे, उन्हें भी इंसाफ तक रसाई आसानी से मिल सकेगी। उसके बाद जहाँ तक सो मोटा मामला है, देखिए जिस तरह मुख्तलिफ कवानीन की बात करते हैं कि कानून बुरा नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बसा औकात उसके जो असरात हैं या उसका रिजल्ट है उसको बुरा बना देती है, या आपकी इंटेंशन वो बड़ा मैटर करती है। देखिए 90 की दिहाई से पहले आज खुद नोटिस का अगर आप रिसर्च करके देखें तो आपको कहीं से आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। 90 की दिहाई के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है अफजल जिला साहब, उन्होंने इस अहमियत को उजागर किया कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के मुल्क भर के यानी कि वो चीफ जस्टिस हैं, लिहाजा उनके पास इख्तियार है मफाद आमा का मामला हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो तो उनको खुद नोटिस लेना चाहिए। लेकिन 90 की दहाई के बाद ये 2000 तक बहुत इक्का दुक्का केसेस के अंदर खुद नोटिस लिए गए। लेकिन हमने देखा जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस बने तो उस दौर में उन्होंने 79 खुद नोटिस लिए और एक तारीख है, मतलब कि कौन सी केसेस की कौन सी खबर छपी है, टिकट चलते थे और उसके ऊपर खुद नोटिस हो जाया करता था, जिसके नतीजे में एक बहस डेवलप हुई और उसके बाद ये पुरजोर ये मुतालबा सामने आना शुरू हुआ कि इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, आपको अपील का हक होना चाहिए। अल्टीमेटली ये बहस चलती रही। उसके बाद साकिब निसार साहब आए, उन्होंने 47 खुद नोटिस लिए, लेकिन उनका चूंकि टाइम कम था इफ्तिखार चौधरी साहब के मुकाबले में, तो उनकी शरह
उनसे ज़्यादा बनती है। उस दौर में दोबारा ये डिबेट स्टार्ट हुई तो अल्टीमेटली ये मामला अब यहाँ तक पहुँच गया कि जब आप मुख्तलिफ कवानीन वक्त के साथ आप बनाते हैं, या इवन आपने 1973 का आइन बनाया, वक्त की ज़रूरत थी, मुख्तलिफ मसाइल का सामना था, तो आपने कई मरतबा उसके अंदर तरमीम की। तो अब जब एक खुद नोटिस का आपने सिलसिला शुरू किया तो उसके नतीजे जो सामने आए, आपको ज़रूरत महसूस हुई कि हमें उसको अमेंड करना चाहिए, तो उसको अमेंड होना चाहिए, उसके ऊपर अपील का राइट है मिलना चाहिए। और उसके बाद जब खुद चीफ जस्टिस काजी फाइजा उन्होंने आज कहा कि वो खुद अपने इस हवाले से इख्तियारात को वो सरेंडर करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि एक बेंच बन जाए या एक 2 या 3 रुकनी बेंच हो, इस मामले को देखे कि वाकई ही इस नवैयत का है, इसके ये इम्प्लीकेशन है सोसाइटी के ऊपर, अशद ज़रूरत है, 184 के तहत वाकई जेन्युइन केस है, तो आज खुद नोटिस बनना लेना चाहिए। कुछ केसेस के अंदर बसाओकात वो गवर्नेंस का मामला हो, ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, सियासतदानों का मामला हो, या किसी आम शहरी के साथ कोई ज्यादती हो रही हो, तो वहां पर डेफिनेटली खुद नोटिस होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो खराबियां हैं, जो कबाहतें हैं, जो इंटेंशन है और इसका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो अपील का हक है वो बिल्कुल रहना चाहिए कि अगर किसी जगह के ऊपर फैसले के अंदर कोई ऐसे उसकी इम्प्लीकेशंस हैं तो एक अपील का राइट मिलना चाहिए। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि आज खुद नोटिस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और आज खुद नोटिस लेने का तरीक़ेकार को यकीनी तौर के ऊपर बेहतर बनाना चाहिए। ठीक हो गया, आपका कहने का ये मतलब है कि रहना चाहिए चीफ जस्टिस के पास इसका इख्तियार। ठीक है मुर्तज़ा डार साहब, आपकी जानिब एक बार फिर से आऊँगी। उमर अता बंदयाल जो कि रुखसत हो चुके हैं और काजी की अदालत लग चुकी है और अब पूरी कौम की नज़रें टिकी हैं, आने वाले टाइम में फैसले, अहम फैसले होंगे क्या? हल्फ चूँकि उन्होंने उठा लिया है और इसीलिए आने वाले वक्त में, आने वाले दिन में कहा यह जा रहा है कि अहम फैसले भी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म का दौर ख़त्म होगा? देखें बात पता है क्या है, मैं ये उम्मीद लगाता हूँ आज के इस दिन के बाद काजी फायज़ ईसा साहब ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस हैं कि जिस तरह ऑन कैमरा इस केस की उन्होंने समाअत की आते ही जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड और करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं ना, उन्हीं की भी इसी तरह समाअत होगी। बालाए ताक के किस शख्स का किस जमात से ताल्लुक है और उसने कितना हीनियस क्राइम किया और उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं। हम भी देखें वहाँ पे कि कटहरे के अंदर खड़े हो अवाम के मुलजिमान और जो कि बाद में मुजरिमान भी बनते हमने देखे और उनका भी ट्रायल ऐसे चल रहा हो। देखिए बात पता है क्या है, फाइज़ ईसा साहब ने ये कहा अप्रैल में, मैंने अपने पहले ही जवाब में ये बात कही थी कि जी पहले उन्होंने इसका जिक्र किया था कि मैं इस केस को बड़ी अहमियत दूंगा और आते ही इसके हवाले से बातचीत करूंगा, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। लेकिन मेरा आज भी सवाल और कंसर्न अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने कह दिया तो भाई ठीक है, उनका ओपिनियन है और उन्होंने उसके ऊपर अमल कर लिया। मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट लेग में उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि अवाम ये एक्सपेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर पहली चीज़ ये कि अदलिया की साख बुरी तरह शैटर्ड है पिछले कई महीनों से, तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ। और ये जो शैटर्ड है ना साख, यानी जो हिली हुई है अपनी जगह से, इस पे 20 कॉलम, कोई हज़ारों ख़बरें और वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। मुझे इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो पहली चीज़ ज़रूरी है कि अदलिया की साख के हवाले से कोई एक पॉलिसी ब्रीफ आना चाहिए, कुछ चीज़ें पता लगनी चाहिए। और ये सिर्फ इंटरनल मामला है। एक्सटर्नल अब आप आ जाइए कि इंटरनेशनली भी हमने कोई झंडे तो गाड़े नहीं हैं। मेरे जहन से उस बॉडी का नाम निकल गया, जुडिशल समथिंग उसका नाम था, जिसने पाकिस्तान की स्टैंडिंग आउट ऑफ 135 या 136 कंट्री बताई कि जब आप 128वें नंबर पर आते हैं, यानी कि हमारी दुनिया के अंदर जुडिशरी की परफॉर्मेंस 128वें नंबर पे। इसके हवाले से कोई पॉलिसी ब्रीफ होना चाहिए, कुछ चीज़ें वजह होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, जबकि सियासत को जुडिशरी के अंदर शामिल किया गया है, तो मुझे तो खैर वो स्टेटमेंट्स नहीं भूलती जिसके अंदर मरियम नवाज साहबा भी कह रही थी कि यहाँ पे बेंच फिक्सिंग होती है, उसी तरह रिलेट कर रही थी जिस तरह स्पॉट फिक्सिंग होती है कि जजेस के दरमियान बेंच फॉर्मेशन के नाम पे जो एक डिवाइड या एक स्प्लिट है बिटवीन देयर थॉट्स, या जो धड़ेबंदी है, उसके खात्मे के हवाले से एक जेस्चर अच्छा है कि उन्होंने 15 लोगों को इकट्ठे बिठाया, लेकिन इसके हवाले से एक पॉलिसी, एक ब्रीफ सामने आना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। फिर इसके अलावा उनके पास बड़ा चैलेंज क्या है कि जुडिशरी लोअर से लेके सुप्रीम तक के अंदर बहुत सारे इंतज़ामी मामलात गड़बड़ हैं। आप स्टेनो से लेके, रीडर से लेके, वहाँ के जो अमला जितना भी ऑनरेबल जजेस की फैसिलिटेशन के लिए मौजूद है, आप पहले उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस तो ख़त्म कराइए। जिस किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस वो करते हैं, तारीख लेने के लिए आपको रीडर को पैसे देने पड़ते हैं। मतलब मैं अब उन चीज़ों की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मामलात किस किस्म के ख़राब हैं, इसके हवाले से कोई ब्रीफ एक आना चाहिए भाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो ये इंटरनल मामला है, और इस इंटरनल मामले में यानी कि सू मोटो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अवाम का इससे भाई क्या लेना देना है? अवाम चाहती है कि उसको इंसाफ मिले,
अवाम चाहती है कि जिसने गैज़ो गज़ब उसके साथ किया उसके साथ इंसाफ। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने पहले भी जिक्र किया है कि वाकई अदलिया की साख तो मुतासर हुई है, लेकिन उसको अब बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे, ये भी बता दीजिएगा कि मुल्क में अब जुडिशल एक्टिविज़म का दौर ख़त्म होगा? देखिए, इशू इसलिए ज़्यादा सीरियस आपको लगता है कि हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने जो सियासी फैसले खुद करने के बजाय वो जो भी मसाइल थे वो सब हम अपनी कोर्ट में ले जाके बिठा दिए उनसे। ट्रू। अब जब सियासी मसाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे तो कुछ चीज़ें तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनज़र आती हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो खींच के हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ला के मसाइल खड़े कर लिए हैं। बिल्कुल ठीक। अब जिसकी वजह से जब भी फैसला आएगा, चाहे वो आज के चीफ जस्टिस हैं या कल के थे या उससे पहले के थे, जब भी फैसले आएंगे जो सियासी मामलात के बारे में होंगे, किसी एक सियासी ग्रुप को पसंद होंगे, किसी को नहीं पसंद होंगे, तो क्रिटिसिज्म तो होगा। तो एक तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जितने ये सियासी कंसर्न्स हैं, अदर दैन द फैक्ट कि भाई जो प्योर जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की इंतहाई शदीद ज़रूरत है, उनके अलावा या जहाँ पे ये मामला है कि क्या ये कानून जो बनाया गया है हमारी असम्बली ने, यह कानून किसी आइन के से मुतसादिम तो नहीं है, इनके अलावा बाकी जितने मसाइल हैं ये सियासतदानों को खुद जब तक हल नहीं करेंगे, अदलिया को इससे छुट्टी नहीं मिलेगी और अदलिया भी उन मामलात को लेके आगे चलने से नहीं रुकेगी, तो अदलिया मुतनाज़ा रहेगी। और इसके बाद जो एक सियासी जमात जिसको फैसले पसंद नहीं होंगे वो बाकायदा अदलिया खिलाफ मुहिम चलेगी। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे दिए फैसले टेक्निकली सही होंगे, लेकिन जब आप इंसाफ के नुक्ते से देखते हैं, जस्टिस के नुक्ते से देखते हैं, फिर आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिसकी वजह से जस्टिस मुतासर हुई है। टेक्निकली शायद सही होंगे, वो मैं कानूनदान नहीं हूँ, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता सही। लेकिन जो आप परसेप्शन बनती है, जब उसको देखते हैं फिर आपको समझ आता है कि यार ये इंसाफ हो क्यों नहीं रहा, कहाँ पे हम फंस के रह गए हैं। मैंने जब जूनियर जुडिशरी की बात की, ऊपर से लेके आए हम बात के, अब देखिए सीनियर जुडिशरी की जो सिलेक्शन ऑफ जजेस है, इस पे भी तो लोगों ने सवाल उठाए हैं ना, मोहतरम जजेस की काबिलियत पे भी तो लोगों ने सवाल उठाए हैं ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि ये भी सामने आनी चाहिए चीज कि भाई आपने 18वीं तरमीम, अपने जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वो बात कह चुके हैं इस बात पे, कई दफा उन्होंने कहा है 19वीं तरमीम हमसे जबरदस्ती करवाई गई, हम ब्लैकमेल हुए 18वीं तरमीम की वजह से। तो ये भी एक नुक्ता उठाना चाहिए और 19वीं तरमीम के बाद जो बेनिफिशरीज हैं उनके बारे में सोचना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक। तो बहुत से मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, आइन की खातिर, मुल्क की खातिर सियासी जमातों को मिलकर एक टेबल पर बैठकर कुछ मसाइल हैं जो कि हल करने चाहिए, ताकि अदलिया को मुतनाज़ ना बनाया जा सके, जो फैसले हैं अदालतों के उन पर सवालात ना उठाए जा सके। फ़हीम, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म का दौर ख़त्म होगा? नहीं, जुडिशल एक्टिविज़म आप कह किसे रही हैं? मैं तो कहता हूँ कि जुडिशल एक्टिविज़म होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं? 56,000 केसेस की आज तो खुद बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के, जनाब वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, तो फिर जो दीगर अदालतें हैं, सिर्फ सिंध की बात कर लें तो 3 लाख केसेस यहाँ पर ज़ेर समाअत हैं, अदालतों में पेंडिंग है। तो फिर क्यों ना हो जुडिशल एक्टिविज़म, होना चाहिए भाई, ताकि ये केसेस की समाअत हो जल्द अज जल्द और इनकी समाअत जो होकर जो है वो फैसले सामने आए। अगर आप जुडिशल एक्टिविज़म इसे कह रही हैं कि जनाब सोमोटो केसेस लेने का जो मामला है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिसाइड हो जाएगा इस केस में, 3 अक्टूबर तक रुक जाइए। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये कह रही हैं कि जुडिशल एक्टिविज़म ये है कि जनाब सियासतदानों के जो केसेस या पार्लियामेंट में होने वाले फैसलों के मामला जो अदालतों में आते हैं और इनके ऊपर जो है वो अदालतें कई के दिन तक समाअतें करती हैं, ये जुडिशल एक्टिविज़म है, तो जुडिशल एक्टिविज़म नहीं है। सही। मैं तो कहता हूँ जुडिशल एक्टिविज़म होना चाहिए इस मुल्क में, ताकि मुकदमात के फैसले आए। यहाँ जो लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, पूरी पूरी नस्लें गुजर जाती हैं, एक नस्ल दादा केस करता है, पोता जो है वो फैसला सुनता है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ अदालतों में लोग जो हैं वो कत्ल के केस में आते हैं, सजाए मौत या उम्र कैद हो जाती है और आप 25 साल 28 साल के बाद आप कहते हैं कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके लिए जुडिशल एक्टिविज़म होना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ जुडिशल एक्टिविज़म को, लेकिन वो ऐसा जुडिशल एक्टिविज़म होना चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। आप नोटिस लें, इस बात का लें कि जनाब क्या निगरान हुकूमत को इस बात का इख्तियार था कि 26 रुपये जो है एकदम जो है बढ़ा दे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दे, डीजल की कीमतों में 15 रुपये इजाफा कर दे। बिल्कुल जुडिशल एक्टिविज़म मुझे चाहिए।
मुझे चाहिए इस बात के ऊपर कि इस मुल्क में जो महंगाई की शरह ऊपर जा रही है वो क्यों जा रही है और उसको फुल स्टॉप लगेगा कैसे। ठीक है, मुझे सुहेल से भी पूछ लीजिए, लेने दीजिए फैजाने, मैं दोबारा भी आऊंगी, लेकिन मुल्क में जुडिशल एक्टिविज्म का दौर जिस तरह फ़हीम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनके मुताबिक तो रहना चाहिए। सुहेल, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस जानिब फ़हीम साहब ने इशारा किया, वो जुडिशल एक्टिविज़म हो या ना हो, वो हमारी अदलिया की, वो हमारी सिविल जजेस हों, सेशन जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस हों, सबकी बुनियादी जिम्मेदारी तो फराहम करना है। और आइन के मुताबिक हर इंसान की ये उसका बुनियादी हक है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ पर तो जुडिशल एक्टिविज्म को अगर हमने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है कि लोगों के मसाइल उस तरह से हल होने चाहिए, जो लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग सा लेवल के ऊपर वो ख़त्म होनी चाहिए, पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई और सस्ता इंसाफ मुहैया होना चाहिए। इस हद तक तो ठीक है। खराबी वहां पर फिर आ जाती है जहां पर ये सारे काम रुक जाते हैं। माजी के अंदर जो जुडिशल एक्टिविज्म का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। अशराफिया के केस सुने गए और उन केसेस को टेकअप किया गया जिनकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन थी। उन मामलात को टेकअप किया गया जहां पे अदलिया इंतजामिया के मामलात के अंदर इंटरवीन किया, इंतजामिया को मुकन्ना को बेबस किया गया, उनको काम करने से उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, जिसके नतीजे में खौफनाक हमें मुआशी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़े और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है या जुडिशल एक्टिविज्म की इम्प्लीमेंटेशन है, उसके ऊपर मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब सिंपल सी आपको एग्जांपल देंगे, बाजी करीब के अंदर जो कुछ होता रहा, जहां जब जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहा, खुद नोटिस आ गया, उस मामले को रोक दिया गया। बाद में उसके नताइज क्या हुए, वो जिस जज साहब ने हुक्म दिया या नोटिस लिया या पिटीशन को टेकअप किया, गवर्नमेंट को उस एक्शन लेने से रोका, वो खुद चले गए। आज रेकोडेक की बात भी हुई, जुल्फकार अली भुट्टो केस की बात हुई, लेकिन एक और बड़ा केस जो कि पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी से मुतल्लिक था, उस केस के अंदर क्या हुआ? ठीक हो गया, सही का भी क्लियर है। सुहेल साहब, अब मुझे यहाँ ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से कि उनका दौर कैसा रहा और कितने अहम फैसले थे जो लिए गए। लेकिन एक ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस फैसले के हवाले से। नैब तरमीम जो 10 थी उसमें से 9 तरमीम उनके जानिब से कर दी गई गलतदम करार, और जो कुछ सियासतदान थे उनके केसेस जहां बंद हुए, ऐसे बहुत से सियासतदान हैं जहां उनके खिलाफ केसेस खुल भी गए। अब इससे सवाल हमारा जुड़ा ये है कि क्या नैब तरमीम केस इस फैसले से पार्लियामेंट कमज़ोर हुई या नहीं? फ़हीम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्लियामेंट कमज़ोर। उमर अता बंदयाल साहब का एक फ़ैसला है जो उन्होंने दिया है और सबको पता था कि ये फ़ैसला आना है। हाँ, पार्लियामेंट को इससे ये परेशानी ज़रूर हुई है कि जनाब हम एक फ़ैसला करते हैं और उस फैसले को हमारी आला अदालत तब्दील कर देती है, तो ये कम से कम ज़रूर परेशानी है। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब का सिर्फ एक यही फ़ैसला तो नहीं है, इससे पहले प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो उनका फ़ैसला था वो भी हमारे सामने है। तो मेरे लिए तो कोई गैर मुतवक्का नहीं था उनका ये फ़ैसला। उन्होंने जिस तरह से नैब तरमीम के ऊपर पहले ही कह दिया था कि शॉर्ट क्या पता नहीं स्वीट ऑर्डर दूंगा, खट्टा मीठा ऑर्डर दूंगा, उन्होंने ये कहा था, तो वो एक खट्टा मीठा ऑर्डर दे के चले गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने खट्टा मीठा तो नहीं दिया। जब 10 तरमीम में से आप 9 तरमीम जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, कालदम करार दे रहे हैं, तो फैसला तो सिर्फ खट्टा ही था। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है, इस फैसले से क्या नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन सियासी जमातों का हुआ है जो इस फैसले के वक्त यानी इस बिल के वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थी, या बाकियों का भी हुआ है? तो मुझे तो बाकी भी नजर आते हैं इसमें। वो जो एक केस था सुनामी वाला, जो पता नहीं सुनामी ट्रीज वाला, वो भी अब खुलेगा, तो शाखाना भी तो डेफिनेटली बाकी लोगों के खिलाफ खुलेगा, इनके खिलाफ और इस नौयत के कई केसेस हैं जो खुलेंगे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि जनाब इससे नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून का हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है या मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का हुआ है, ऐसा नहीं है। ये इस केस का नुकसान अल्टीमेटली चेयरमैन पीटीआई को भी होगा, उनकी जमात को भी होगा, उनके केसेस भी नैब तरमीम के तहत खुलेंगे। अब
ठीक हो गया। मुर्तज़ा, आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती इस फैसले से कमज़ोर हुई या नहीं? देखिए, बात पता है क्या है, बात यह है कि तकरीबन जब ये तरमीम की गई थी नैब की, तो 27 के करीब तरमीम थी जो की गई थी। उस तरमीम को किए जाने के बाद मुसव्वदा भिजवाया गया सदर के पास कि सदर साहब इसको मंजूर कर लें। सदर साहब ने कहा जी मैंने इसको मंजूर नहीं करना, ये ठीक नहीं है मुल्क के लिए, कौम के लिए, वगैरह वगैरह। अब मुश्तरका इजलास कॉलअप किया गया अपर और लोअर हाउस का, और पीडीएम की गवर्नमेंट ने इसको मंजूर कर लिया। और ये उन्होंने कार्रवाई की आते ही, यानी आप आते ही अपना, जब भी कोई हम अपना कोई हुकूमत संभालें, मनसब संभालें, आते ही जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी जो हिकमत अमली होती है, हमारी बहुत सारी जो विजन होता है उस बंदे का या उस सिस्टम का, उस निज़ाम का, उसके हवाले से कुछ ना कुछ हमें क्लैरिटी देती हैं। ये कर लिया गया। अब जो तरमीम है, चूँकि उन्होंने इतलाक़ कर दिया तो मसला शुरू हो गया, केस जो है वो अदालत तक पहुँच गया। अब जब वो अदालत में केस पहुंचा, बंदयाल साहब ने जो भी रिसेंटली जाने से एक दिन पहले उन्होंने अपना स्वीट शॉर्ट ऑर्डर दिया, उसमें उन्होंने कहा जी 10 में से जो 9 तरमीम है उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। इसमें कुछ ऐसी तरमीम है जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये तरमीम जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे जी आप बंदे को उठा लें और लामहदूद टाइम के लिए उठा लें, ये क्या बात हुई? 14 रोज़ के अंदर आप उसके हवाले से कार्रवाई करें। दुनिया में तो कहीं ऐसे नहीं होता। कुछ चीज़ें थी जिसमें इक्का दुक्का चीज़ों के अलावा बाकी तमाम तर चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस आज भी हैं, समेत मेरे बहुत सारे लोगों को। मिसाल के तौर पर एक सबसे बड़ा मसला ये कि जिसने कोई 45, 47, 48 यानी 50 करोड़ से कम की करप्शन की है, उसका केस नहीं जाना है आपके पास, भाई इसकी तहकीकात कौन करेगा? उससे बड़ा मेरे लिए जो एक मसला है, एक अलमिया है, बल्कि हमारा एज ए नेशन है, वो ये है कि भाई आज हम 75 जितने मतलब हम सालों से यहाँ पर बैठे हैं, यही बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन, सजाएं और कानून उसके ऊपर ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। एक हुकूमत आती है कहती जी ऐसा होना चाहिए, दूसरी कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आज हम इसी के अंदर सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह करी जा रहे हैं और हम उसके नतीजे तक नहीं पहुँच पा रहे। लोगों का कंसर्न ये है, रियासत का मुतालबा ये होना चाहिए, अमल ये होना चाहिए कि जिस शख्स ने हुकूमत का हिस्सा है, था या वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उसने माल लूटा, करप्शन की है, उसका मुहासरा होना चाहिए। उससे प्ली बारगेन के नाम पे आप उसको, लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए? पार्लियामेंट के पास इसके इख्तियारात होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन फिर वो इदारा बंद कर दें आप, फिर यही हो सकता है। आप पार्लियामेंट से कानून बनाते हैं, कानून बनाने के बाद इख्तियारात देते हैं उन महकमों को या उन अथॉरिटीज़ को जो उसके ऊपर एग्जीक्यूट कराती हैं चीज़ों को, तो फिर नैब आपने क्यों जो है वो किया? उस तरमीम के अंदर एक तरमीम ये भी है कि अगर किसी नैब के ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन भेजा की और उस इन्वेस्टिगेशन से कुछ ना लिखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी और दोनों भी हो सकते हैं। तो मुझे बताएं कि नैब के कौन से ऑफिसर ने किसी बंदे के ऊपर जाके हाथ डालना है? वो तो किसी हाउसिंग सोसाइटी के बंदे के ऊपर नहीं हाथ डाल सकेगा। आप कहाँ पे उसे बात करें साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर दाखिला, फलाना फलाना के ऊपर। और अलमिया ये है कि हमारे हमेशा हमेशा जो है ना साबिक के ऊपर होती हैं कार्रवाइयाँ। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इससे पहले कासिम के अब्बा की, उसके अंदर भी आपको याद होगा रिंग रोड का एक मामला था जो पिंडी के अंदर थी, जिसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी समेत बाकी बहुत सारे किरदार सामने आए। खामोशी थी, ठंड प्रोग्राम था, कुछ भी नहीं हो सका। तो इसका इतलाक़ किसी एक गवर्नमेंट पे नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड इट इज़ द सेम। अवाम का लूटा पैसा है, कोई माई का लाल बताए कि उसने कितने पैसे निकलवाए हैं आज तक और अवाम को उसने वापस दिए हैं कि ये ले जी अवाम के पैसे हैं। छोटी मोटी प्ली बारगेन के नाम पे आप गबन 100 रुपये का हुआ है, आप 5 रुपये 8 रुपये अपनी तरफ से रिकवर करके कहते हैं जी हमने अवाम का लूटा हुआ पैसा जो है वो देखें जहाँ रिकवर करा लिया। 90-95% जो गए वो बताएं वो कहाँ पे हैं। ठीक, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपको सूरत हाल क्या लगती है? नैब तरामीम केस में जो पार्लियामेंट के पास फैसले हैं वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है आपको लगता है उससे कमज़ोर हुई? देखिए, पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। दिस इज आइडियल, राइट? यस। हम पूरे मुल्क से बहुत मेहनत करके पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश वहां भेजते हैं। हाँ जी। एटलीस्ट इंटेंट ये होता है इलेक्शंस का। अब जब ये वहां बैठकर कानून साजी इनके फ़राइज़ में शामिल है कि कानून साजी वो करें जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो, चाहे वो नैब तरामीम देख लीजिए या और कोई कानून देख लीजिए। मुझे ये बताइए पिछले चंद जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कौन से कानून बने हैं? नंबर 1। कुछ नहीं। नंबर 2, मैं बार बार इस बात का इजहार करता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुझसे नाराज भी होते हैं इस बात पे। आप ये मुझे बताइए कि ये हमारी पार्लियामेंट आज़ाद है अपने फैसले करने में? पार्लियामेंट में जो इन पार्टी के सरबराहान हैं, 1, 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन ये कितने वोट्स लेके बैठे हुए हैं,
उनका हुक्म चलता है। बाकी जो हमारे इज्तिमाई दानी जिसको मैं वोट दे के भेजता हूँ वो अपनी मर्जी के मुताबिक बात नहीं कर सकता। वो चाहे भी तो वो बात नहीं कर सकता जो सही बात करनी चाहिए उसको। कानून साजी के लिए सही कि पार्लियामेंट का मसला यह है कि वो रबर स्टैंप ज्यादा आपको नजर आती है। आप पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में सबसे अहम ओकेजन है कि जो पाकिस्तान का जो मनी बिल या जो बजट जब आता है, आप इस साल का बजट देखा कितनी जल्दी हमारा आया, कितनी जल्दी पास हुआ इसका। अगर आप चले जाएं हमारे दोस्तों के साथ जो हमारे वहाँ बैठे हैं, जिनका फर्ज है ये बताना कि भाई ये चीज़ें गलत हैं इसमें, उनमें से आप, मैं बहुत कंजर्वेटिव बात कर रहा हूँ, 70 से 80% ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं है। वो आपको हमेशा आके टीवी पे हमें ये बताते हैं देखिए जी बहुत अवाम दोस्त बजट है। अब जो कुछ अवाम दोस्त बजट के नाम पे पाकिस्तान के साथ हो रहा है गुज़श्ता कई सालों से, आप देखो अक्षर क्या है उसका। ये एक हमारे जो माजी में चीफ हमारे वज़ीर खजाना भी रहे हैं, बड़े मशहूर रहे हैं, उन्होंने आराम से एक शेख मंजूर बीच में डाल दी कि $100 अरब रुपए तक की जो भी बात होगी हुकूमत कर सकती, को पूछेगा नहीं। हैरान हूँ कि ये लास्ट डे पे हुआ और मेरे जो मुअज़्ज़िज़ अरकान वहाँ बैठे हुए थे उनमें किसी ने नोटिस नहीं किया बात हो गई। ये तो बड़े से बात खुली इस चीज़ की। और जब टैक्सेस की बात होती है तमाशा ये नहीं होता कि बजट में क्या होता है, जब आपके असर निकलते हैं तब आपको पता चलता है आपके साथ हो क्या रहा है आपके साथ। तो मेरा कहने का मकसद पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम तब होगी जब पार्लियामेंट अपनी बात करने में आज़ाद होगी, और पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम नहीं है कि वो आइन से बालातर होकर जो मर्जी चाहे फैसले कर ले। इसीलिए जब आपने सुप्रीम कोर्ट को बनाया, जो हमारे आइन बनाने वाले लोग थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने बड़ा समझ के फैसला किया था। और ये तमाम दुनिया में ये मौजूद है कि आइन जहाँ पे मुतसादम नजर आएगा कोई कानून, उसको तमाम सुप्रीम कोर्ट्स दुनिया की उसको स्ट्राइक डाउन कर देती हैं। तो पाकिस्तान हो, भारत हो, अमेरिका हो, कहाँ भी हो। ये पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम जरूर है कानून बनाए, लेकिन कानून अगर आइन से बाहर होंगे तो फिर वो नेचुरली स्ट्राइक डाउन करेगी। बिल्कुल ठीक। सोहेल, आपकी जानिब में आ जाती हूँ। हरफ नहीं आता इससे। बिल्कुल ठीक है। नैब तरामीम केस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो कमजोर हुई? देखिए मेरी पार्लियामेंट के बारे में मैं थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं इसके ऊपर पार्लियामेंट नहीं रही कभी भी। नहीं ठीक है गुलाम मुस्तफा साहब, मैं सोहेल से मेरा सवाल ये है, आपको मैं दूंगी टाइम, लेकिन अब टाइम एक्चुअली मेरे पास शॉर्ट। जी सोहेल, उनको तक उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम इसको साहब इंतहाई काबिल अफसोस अपनी एक तारीख छोड़ कर गए हैं। आप सुनकर हैरान होंगी जो उन्होंने फैसला दिया 52 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसका ऑपरेटिव पैरा 48 पढ़ लीजिए। उन्होंने नैब के तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया है, सिवाय एक शिक्के ये रिपोर्ट हुआ और ऐसा भी है। लेकिन यक वक्त नैब का पूरा कानून जो तरमीमी एक्ट था वो इस वक्त भी वैलिड है। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन क्लाजेस को जो सेक्शन 8 या 9 है जो कि इलेक्टेड पब्लिक उनके केसेस खुल जाएं, बाकी जितने लोग हैं उन सब के लिए ये कानून इफेक्टिव होगा। मुझे बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में इस आईन पाकिस्तान के मुताबिक क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनके लिए आप खुद कहते रहे कि नैब का इदारा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज की किताब जो उन्होंने लिखी थी ये खामोशी कहाँ तक 2006 में, उसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ। आप मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जजेस साहबान ये कहते रहे, उसके बाद आखिर पे आप वही काम करके गए हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस कानून को आपने कलअदम करार दे दिया है। मैं सिर्फ 2 एग्जांपल देना चाहूंगा जिनके केसेस खत्म हो गए हैं, जो कि आज भी ये कानून वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कासिम कोल पावर प्लांट, साहिवाल कोल पावर प्लांट्स, हुकूमती इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि इन्होंने ओवर इन्वाइसिंग की है, 450 रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचेगा। उसके अंदर उनकी साइन शुदा इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो केसेस नैब ने बंद कर दिए, वो केस दोबारा नहीं खुल सकता। जिसके तमाम एविडेंस मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो केस नहीं खुल सकता। और वो केसेस जो सियासतदानों से मुतल्लिक है, हमने कहा कि उनका नैब के उसके ऊपर इतलाक नहीं होता। ये कैसा दे कर गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है वो अपना स्कोर उन्होंने बराबर किया है।
बिल्कुल ठीक है सोहेल, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन अगले सवाल के लिए भी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगला सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालिक आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जो कि बार बार शिकवा करते नजर आ रहे थे। कुछ अरसे से उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि जी इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक जमात के लिए है, और ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक जमात को मालूम है कि इलेक्शन होंगे कब, हमें मालूम नहीं है, यानी कि पीपल्स पार्टी को मालूम नहीं है, और इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कराना है उसको मालूम नहीं है कि ये डेट इलेक्शन की आखिर होगी कौन सी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी आज जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल सिंध में दीवार से नहीं लगाया जा रहा, जिसकी दूसरी सियासी जमातें जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि वापसी जो है उनकी हो सके, और इसके साथ ही साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिल सके। तो पार्टी के लिए क्या ये वाकई एक दुरुस्त फैसला होगा? आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे? मुर्तज़ा देखिए जी, बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमारे सियासतदानों को मिली ही नहीं शुरू से। आप यही स्टेटमेंट उठाइए, आज से कुछ महीने पहले जाइए तो आपको नून लीग की लीडरशिप यही कहती सुनाई देगी। फजलुर रहमान साहब को भी मैंने सुना, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने तो बल्कि बाबंगे दोहल कहा कि जी मैं ऐसी की तैसी करूँगा, मैं तो मानते नहीं है जो इससे प्रीवियस गवर्नमेंट थी, बल्कि पीडीएम से पहले जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमारे सियासतदानों को कभी मिली ही नहीं है, ये उनका शिकवा जायज़ है। हाँ, अलबत्ता उनको 30-35 साल ज़रूर हो गए कि वो इस मुल्क की भागदौड़ संभाले हुए थे। किसी का बाप था, किसी का नाना था, किसी की वालदा थी, किसी के ताया थे, किसी का चाचू था, किसी का भतीजा था, किसी की भांजी थी। तो वो तो हमने देखा कि चलता आ रहा है। फैमिली सिस्टम, एक फैमिली निज़ाम जो है ना वो चलता हमने देखा कि कई सालों से 3-3.5 दहाइयों से आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं जी हमने तो नहीं किया, ये तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, या इससे पहले मार्शल लॉ मुल्क के अंदर लगे रहे, सारा तो निज़ाम उन्होंने ख़राब किया। वो कहते हैं नहीं जी इनसे तो मुल्क नहीं चलता, सारा निज़ाम जो है वो सियासतदानों ने ख़राब किया। तो अभी ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ही चल रहा है, और आने वाले वक्त में भी चलता रहना है। जो अवामुन नास है ना भाई, वो पिस रही है, वो पिघल रही है। इसके ऊपर जितना मर्जी हम शोर डाल दें, वो शोर अभी 1 मिनट का कर लें, 1 घंटे का कर लें, 1 दिन का कर लें, 2 दिन का कर लें, ज्यादती है बिलावल के साथ। ठीक हो गया। सोहेल, आपको क्या लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जरदारी साहब इन एक्शन हैं, कामयाब हो सकेंगे? सना बिल्कुल वो एक्शन में है, उनकी भरपूर ख्वाहिश है, और अपने उन्होंने कुछ कंसर्न भी शो की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत तो खुलेआम इस बात का इजहार कर रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही। वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से अप्रैल 2022 के बाद हालात बदलना शुरू हुए थे, जिस तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून को एक स्पेस मिली, वो ये समझते थे कि उन्हें भी स्पेस मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? वो बढ़ना चाहते हैं, सिंध से निकलकर पंजाब के अंदर भी वो आना चाहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जाना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग नून को एक कंफर्ट जोन मिला हुआ है पंजाब के अंदर, और जो फ्यूचर के जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर उनको नून लीग बड़े फास्ट ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो यही वजह है कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ अली जरदारी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनको वो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर उनको वो मिल सके। उसकी बहुत से मुहर्रिकात हैं, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, जो कि हमें 2019 से उसका तमाम चीज़ों को अहाता करना पड़ेगा। फिल वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप वो कह लें कि वो फेवरेबल है मुस्लिम लीग नून के लिए, और उस लेवल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिल वक्त स्पेस नहीं मिल सकती जो पंजाब के अंदर। ठीक है, आपका मानना है कि जी नहीं, कामयाब नहीं हो सकते जरदारी साहब। फ़हीम, आपकी जानिब आ जाती हूँ, आप मुझे बताइए कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि हमने तो ये सुना कि जरदारी साहब की आखिरी ख्वाहिश भी थी कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को देखना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, आपको लग रहा है कि कामयाब हो सकेंगे जरदारी साहब? अली जरदारी साहब को लंबी उम्र दे, उनकी आखिरी ख्वाहिश बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना है, तो ये 5 साल तो अभी उन्हें सब्र करना पड़ेगा मज़ीद। ठीक है, और उनकी मैं ज़िंदगी की दुआ करूंगा कि जनाब वो अभी मज़ीद 5 साल हयात रहें, और अगले इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड जो वो चाहती है वो मिले, तो उसके नतीजे में उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मुझे ये बताइए कि फवाद हसन फवाद साहब की जब उसमें काबीना में शमूलियत हुई थी, तो पीपल्स पार्टी और उनके दोस्तों ने कहा कि जनाब ये तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कंटिन्यूटी है,
यहाँ आपकी निगरान हुकूमत जो है इस वक्त, इसमें जितने लोग इस वक्त पीपल्स पार्टी से राब्ते वाले और पीपल्स पार्टी से कनेक्शन वाले हैं, उनके ऊपर तो कोई नहीं कहता। आप यहाँ पर उस निगरान हुकूमत में भी एक तरह से खुद हुकूमत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राना हुसैन साहिबा जो इस वक्त जो है वजीर तालीम है, वो कौन है? डॉक्टर आसिम जो आसिफ अली जरदारी के करीब दोस्त, उनकी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार। साद नियाज साहब जो वजीर सेहत हैं, वो कौन है? मुराद अली शाह साहब के बेटे के मालिज। इसी तरह से दीगर नाम भी मैं ले सकता हूँ। मुबीन जमानी साहब कौन है, जिन्होंने बिलावल हाउस तामीर करके दिया, जो वजीर बल्दियात हैं यहाँ पर। तो ऐसे कई नाम हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड, बिल्कुल सुहेल भट्टी ठीक कह रहे थे कि उन्हें दीगर सूबों में चाहिए। सिंध में तो उन्हें कोई इशू नहीं। सिंध में उन्हें सिर्फ इशू ये है कि उनके खिलाफ इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। उन्हें यह नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून, GDA, JUI और MK मिलकर उनके खिलाफ एक यहाँ पर इत्तेहाद बना सकते हैं। सिर्फ उसको उन्हें पता है कि वो जिस तरह की मशीनरी उन्होंने यहाँ पर सेट की हुई है, उसके नतीजे में वो किसी भी वक्त भी नाकाम बना सकते हैं। असल मसला लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना वो दीगर सूबों के लिए है, जो मुझे नहीं मिलती नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया, आपका भी यही मानना है, सोहेल का भी यही मानना है, गुलाम मुस्तफ़ा साहब ठीक है, डार साहब का भी यही मानना है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपको क्या सूरत हाल लगती है? लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, कामयाब हो जाएंगे जरदारी साहब? देखिए, हर एक का फील्ड अपना अपना है और हर अपने फील्ड को चाहता है कि मेरे फील्ड पे ही आके मेरी मर्जी के मुताबिक खेलें। एक तो मुर्तज़ा डार से मेरा बड़ा एतराज़ है कि मेरे एक बड़े अजीज दोस्त थे जिन्होंने ये कमेंट्री करते थे कलीमदार से तो फलानेदार से, उनका ये बार बार जिक्र ना करें। मेरे बड़े दोस्त थे, फौत हो चुके हैं। मेरे एक दोस्त के भाई थे। दूसरे लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बना दें। साफ क्यों नहीं बात करते? सिंपल, बिल्कुल। नून लीग की ख्वाहिश ये है कि बीबी मरियम बन जाए। रहमान साहब की ख्वाहिश है उनके साहबजादे वो बन जाए। ये बाकी जो 25 करोड़ अवाम है वो कहाँ जाएंगे बताइए मुझे? इनमें से किसी का कोई चांस है? आप अगर इन सबको ले लीजिए, मुझे किसी जाति में बात नहीं कर रही किसी ऊपर। अच्छा, आप इस मुल्क में इससे ज्यादा काबिल लोग, ज्यादा समझदार लोग नहीं हमारे पास। क्या हमारा बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, को अलाउ करता है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। जिनके पास इतनी दौलत नहीं वो आ सकते हैं आगे। अगर सिस्टम अलाउ नहीं करता तो फिर उस सिस्टम को ठीक करें ना आप लोग, वरना यही रहेगा जी कि मैं फलाने का नवासा हूँ तो फलाने का पोता हूँ, तो इससे काम चलेगा। काबिलियत तो या और स्टैंडिंग तो कोई बात नहीं हुई ना कहीं, तालीम की काबिलियत की और कोई तो बात नहीं किसी। ठीक है, मौरूसी सियासत खत्म होनी चाहिए। में आपके मेरिट में जो मेरिट पे फैसले होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आइन की बका के लिए, मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत की बका के लिए कुछ फैसले हैं जो कि ज़रूरी हैं, वो होने चाहिए। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी साहब, सोहेल भट्टी साहब, मुर्तज़ा डार साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इसके साथ मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।